बिहार एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th के स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 में हम बहुत कुछ कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो चैप्टर का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो ये पार्ट देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देख लेना, नहीं तो कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। चलिए आज का टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे काइंड्स ऑफ टेबल से। तो टेबल के कौन कौन से काइंड्स होते हैं। टेबल को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो पर्पस ऑफ टेबल, सेकंड आता है ओरिजिनलिटी ऑफ टेबल, थर्ड आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल। तो ये 3 कैटेगरी में 3 काइंड्स में हमने इसको डिवाइड किया है। तो हम इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टेबल्स अकॉर्डिंग टू पर्पस का क्या मतलब है। तो अकॉर्डिंग टू पर्पस देयर आर 2 काइंड्स ऑफ टेबल। पर्पस के अकॉर्डिंग टेबल के 2 काइंड होते हैं। सबसे पहला आता है जनरल पर्पस की टेबल जो है वो किसी ज्यादा बड़े यूज के लिए नहीं बनाई जा रही है, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है उसका। हमने सिर्फ एक ब्लैंक डाटा बैंक बनाने के लिए उस टेबल को जनरली स्टोर करके रखा है। जैसे कि हमने एक डाटा बना लिया है कि क्लास 10th में ए नाम के लोग कितने हैं, मतलब क्या ही इसका यूज है। एक बहुत नॉर्मल पर्पस के लिए हमने इसका यूज किया कि ए नाम के लोग कितने हैं क्लास 10th में। तो एक जो नॉर्मल सा टेबल होती है जो जनरल पर्पस के लिए बनाई जाती है, जिसका कोई स्पेसिफिक यूज नहीं होता, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा होता, वो कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम उसकी कंसिडरेशन में नहीं होती है। तो ये सिर्फ उस पर्पस के लिए बनाई जाती है। जो हमारा बेसिक मेन डाटा जो होता है ना, जो हमारा मेन डाटा होता है, ये उसके साथ अटैच करके लगाया जाता है कि मतलब किसी ने अगर हमसे डाटा मांगा है कि क्लास 10th में कितने बच्चे पढ़ते हैं, बस हमने एक्स्ट्रा के लिए उसके साथ में ये डाटा भी अटैच करके रख दिया कि ए नाम के लोग कितने हैं, एस नाम के लोग कितने हैं, बी नाम के लोग कितने हैं, पी नाम के लोग कितने हैं। इस हिसाब से हमने एक जनरल डाटा भी साथ में बता दिया। तो जनरल टेबल भी हमने अटैच कर दी उसके साथ। तो ये देखो, ये बहुत नॉर्मल पर्पस के लिए यूज होता है, इसका कोई मेन रीजन नहीं होता। जनरल पर्पस टेबल इज दैट टेबल विच इज ऑफ जनरल यूज। ये वो टेबल होती है जो जनरल यूज के लिए बनाई जाती है। इट डज नॉट सर्व एनी स्पेसिफिक पर्पस। ये कोई भी स्पेसिफिक पर्पस नहीं सर्व करती या फिर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को कंसिडरेशन में नहीं लेती। सच टेबल्स आर जस्ट डाटा बैंक, इनको हम डाटा बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर द यूज ऑफ रिसर्चर्स फॉर देयर वेरियस स्टडीज, रिसर्चर्स के लिए, उनकी कुछ स्टडीज के लिए हम ये डाटा बना देते हैं। These tables are generally attached to some official reports। कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट्स होती है, सेंसस रिपोर्ट्स ऑफ इंडिया होगी जैसे, तो उनके साथ हम इनको अटैच कर देते हैं। इनको हम रेफरेंस टेबल भी बोलते हैं। जनरल टेबल को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस टेबल। नेक्स्ट आता है स्पेशल पर्पस टेबल। कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो हमने टेबल बनाई होती है उसको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस टेबल, और जो होती है वो लिमिटेड प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई होती है, ठीक है। और इस टेबल में जो भी डाटा होता है वो रिजल्ट के एनालिसिस के ऊपर बनाया जाता है। समरी टेबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये बनाएं कि क्लास 10th में कितने स्टूडेंट्स ने 90% से अबव स्कोर किया, जब हम इसके ऊपर टेबल बनाएंगे पूरी प्रॉपर, तो वो हमारी स्पेशल पर्पस टेबल बनेगी कि हमने एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाई है कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे 90% से अबव किस ने स्कोर किया क्लास 10th में, या फिर आप बोलो क्लास 11th में या 12th में। तो उस हिसाब से जब हम किसी स्पेशल पर्पस के लिए हम बनाए ताकि हम उन बच्चों को क्या दें, रिवॉर्ड दें। तो ये हमारा मेन रीजन था कि हमें उनको रिवॉर्ड देना है, हमारा ये मेन स्पेशल पर्पस है, इसलिए हमने ये टेबल बनाई है। जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है वो स्पेशल पर्पस टेबल होती है। बहुत लिमिटेड यूज होता है इसका, ठीक है। स्पेशल पर्पस टेबल इज दैट टेबल विच इज प्रिपेयर्ड विथ सम स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड। कुछ माइंड में आपके स्पेसिफिक पर्पस है, उसको ध्यान में रखते हुए ये बनाया जाता है। जनरली दीज आर स्मॉल टेबल्स लिमिटेड टू द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। बहुत स्मॉल टेबल्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। इन दीज टेबल्स डाटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस। इन टेबल में जो डाटा प्रेजेंट किया जाता है वो रिजल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, कि एनालिसिस करने के लिए प्रेजेंट किया जाता है। दिस इज व्हाई दीज टेबल आर आल्सो कॉल्ड समरी टेबल्स। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, समरी टेबल्स। हमने पर्पस के हिसाब से देख लिया। देखो ये टेबल्स अकॉर्डिंग टू पर्पस थे, उसके 2 पार्ट थे। फिर आगे अब आते हैं टेबल्स अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी के हिसाब से कैसे टेबल हम बनाते हैं, इसके भी 2 काइंड्स हैं। सबसे पहला आता है ओरिजिनल टेबल, कि जैसा डाटा आपने देखा था आपने एग्जैक्ट वैसा का वैसा ही उठा दिया, कि
कि क्लास 10th में बच्चों के मार्क्स लिखने हैं, तो एक क्या है 42, एक क्या है 36, एक क्या है 92, एक क्या है जितने मर्जी आए, हमें नहीं पता। क्लास 11th के मार्क्स लिख दिए, एक क्या है 99, एक क्या है 84, एक क्या है 76, क्योंकि ये मेरे से पढ़ रहे हैं। बकवास जोक था ये। ओरिजिनल टेबल वो होती है कि जैसे आपने डाटा जहां से भी आपने कलेक्ट किया बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में आपने उसको लिख दिया, किसी तरीके की कोई चेंजेस आपने नहीं करे उसमें, ठीक है। An original table is that in which data are presented in the same form and manner in which they are collected, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्म में होता है, आपने कुछ उसके साथ चेंजेस नहीं करे। डिराइव्ड टेबल कौन सी होती है? जब आप अपने डाटा को रेशियो में या फिर परसेंटेज में चेंज कर दो, जैसे कि क्लास 10th में मैं बोल दूं एक बच्चे के 90% आए, एक बच्चे के 80% आए, एक बच्चे के 50% आए। क्लास 11th में एक बच्चे के 90% आए, एक के 96 आए, एक के 97 आए। तो ये क्यों आए? क्योंकि खैर छोड़ो, ठीक है। तो जब हम उसको परसेंटेज में बता दें या फिर हम रेशियो में बताएं कि क्लास 10th की और 11th की पास परसेंटेज की रेशियो कितनी है, तो ये हम बता दें कि ये रेशियो है इन दोनों के बीच की। जब हम इस तरीके से डाटा बनाएं, डाटा को हम थोड़ा चेंज कर दें, जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें, तो फिर वो होती है हमारी डिराइव्ड टेबल। ओरिजिनल टेबल वो होती है जो हम एज इट इज आपने उतार दिया, डिराइव्ड टेबल वो होती है जो आपने थोड़ा सा चेंज करके बताया। थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड, टेबल्स अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। पर्पस के अकॉर्डिंग हमने देख लिया, ओरिजिनलिटी के अकॉर्डिंग देख लिया, अब नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। इसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला आता है सिंपल और वन वे टेबल, ठीक है। सिंपल और वन वे टेबल कौन से होते हैं? जो सिर्फ डाटा में एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें सिर्फ एक ही चीज के बारे में बताया जाता है। जैसे कि अगर हमें बनाना है डाटा, देखो हम क्लास ले लेते हैं, 11th ले लेते हैं, 12th ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बीकॉम ले लेते हैं, ये तीन हमने क्लासेस ले ली मान लो। चलो बीकॉम तो मैं क्यों लेके आ रही हूँ बीच में, अगर हम क्लास ले रहे हैं 10th ले लेते हैं, 11th ले लेते हैं और 12th ले लेते हैं। अब हम इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं। 10th में हम बोल देते हैं 40 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 100 में हम बोल देते हैं कि हमारे पास 60 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 12th में हम बोल देते हैं हमारे पास 80 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अगर हम ऐसे बोल देते हैं तो ये सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है ना, सिर्फ एक क्लास के बारे में बता रहा है ना कि इस क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं। एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कितने इस पर्टिकुलर क्लास में। एक ही चीज बताई जा रही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिंपल और वन वे टेबल। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल वो होता है जिसमें मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स दिस टेबल में बी फर्दर क्लासिफाइड। और कॉम्प्लेक्स टेबल को भी हमने आगे क्लासिफाई किया है। सबसे पहला आता है डबल और टू वे टेबल। डबल और टू वे टेबल वो होता है जहां पे हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं किसी भी डाटा की, ठीक है। जैसे कि इन टेबल शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर सेक्स इज अ टू वे टेबल। देखो जैसे कि क्या, जैसे कि क्लास 10th में, 11th में और 12th में हमने अभी तक क्या बताया था? सिंपल वाले में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए थे। अब हमने इसको और डिवाइड कर दिया। अब हम इसमें ये भी बताएंगे कि कितने बॉयज थे और कितनी गर्ल्स हैं, ठीक है। कितने बॉयज हैं और कितनी गर्ल्स हैं। जब हम ये भी बता दें तो हमने इसमें कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स ले ली? दो कैरेक्टरिस्टिक्स ले ली। बॉयज और गर्ल्स भी बता रहे हैं हम और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बता रहे हैं, उनका टोटल भी बता देते हैं कि कितने हैं। मान लो बॉयज हैं 160, गर्ल्स हैं 40, तो टोटल हो गए 200। अब 11th में बॉयज हैं 40, गर्ल्स हैं 60, टोटल हो गए 100। 12th में बॉयज हैं 60 और गर्ल्स हैं 20, टोटल हो गए 80, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई।
ट्राइबल टेबल वो होता है जिसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाती हैं। कितनी बताई जाती है? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि देखो हम यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं। क्लास बता देते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद हम बता देते हैं जैसे कि बॉयज हम बता रहे थे जो अभी तक। अब यहाँ पे हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड कर लेते हैं 3 कि रूरल एरिया में कितने हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक तो बॉयज ही होगी, दूसरी है कि अर्बन एरिया में कितने हैं, और फिर इसका टोटल बता देते हैं कि टोटल कितने हैं। नेक्स्ट गर्ल्स के लिए भी हम सेम करते हैं कि रूरल एरिया में कितने हैं, अर्बन एरिया में कितने हैं, और फिर हम इसका टोटल कर देते हैं। ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब यहाँ पे मेरी टेबल छोटी पड़ गई। चलो तीसरी आ गई हमारी कि टोटल कितने हैं, रूरल एरिया में टोटल कितने हैं, अर्बन एरिया में टोटल कितने हैं, और एग्जैक्ट टोटल कितने हैं हर जगह। क्लास 10th की बात करते हैं अगर हम सबसे पहले, तो क्लास 10th में मान लो रूरल एरिया में 50 स्टूडेंट्स हैं, अर्बन एरिया में 110 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल हो गए 160 बॉयज स्टूडेंट्स से, सॉरी बॉयज कि क्लास 10th में रूरल एरिया में 50 बॉयज पढ़ते हैं गांव वगैरह में, और अर्बन एरियाज में शहर वगैरह में 110 बॉयज पढ़ते हैं। तो टोटल कितने लड़के पढ़ रहे हैं? 160। लड़कियां रूरल एरिया में 10 पढ़ती हैं, अर्बन एरिया में 30 पढ़ती हैं, तो कितनी लड़कियां टोटल पढ़ रही हैं? 40। ठीक है, रूरल एरिया का टोटल कितना है बॉयज और गर्ल्स मिला के? ये 50 प्लस ये रूरल एरिया का गर्ल्स का 10, तो ये कितना है टोटल? हो गया 50 प्लस 10 60। अर्बन एरिया का टोटल कितना है? 110 प्लस 30, तो कितना हुआ ये? 140। तो ये टोटल कितना हुआ? 60 प्लस 140, कितने हो गए टोटल बच्चे? 200। अब हम चलते हैं क्लास 11th की तरफ। तो 11th में रूरल एरिया में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, अर्बन एरिया में 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, टोटल कितने हो गए? बच्चे नहीं, सॉरी बॉयज, मैं बार बार बच्चे पढ़ रही हूँ। लड़कियां रूरल एरिया में 15 पढ़ रही हैं 11th में, और अर्बन एरिया में 45 पढ़ रहे हैं, टोटल हो गई 60। तो रूरल एरिया का टोटल कितना हुआ? 10 प्लस 15 कितना हो गया हमारा? 25। अर्बन एरिया का टोटल कितना हो गया? 30 प्लस 45 75, और 25 और 75 हो गए हमारे 100। अब 12th की बात कर लेते हैं अगर हम। 12th में 15 लड़के रूरल एरिया में पढ़ते हैं, और 45 लड़के बॉयज हमारे अर्बन एरिया में पढ़ते हैं, तो 15 और 45 हो गए हमारे 60। रूरल एरिया में गर्ल्स पढ़ती हैं 5 12th में, और 15 गर्ल्स पढ़ती हैं अर्बन एरिया में, टोटल होगी 20। ठीक है, तो रूरल का टोटल कितना हुआ? 15 प्लस 5 बॉयज और गर्ल्स को मिला के 15 और 5 20। अर्बन का कितना हुआ? 45 और 15 60, 20 और 60 कितना हो गया हमारा? 80। तो ये आ गया हमारा टोटल। यहाँ पे हमने कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई? 3, बॉयज गर्ल्स और टोटल। ठीक है, हमने यहाँ पे सब कुछ बता दिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं ये भी बता दिया, आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बता दिया, गर्ल्स कितनी है बॉयज कितनी है। जहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाए वो होता है हमारा ट्राइबल टेबल। नेक्स्ट आता है हमारा मैनीफोल्ड टेबल। मैनीफोल्ड टेबल वो होता है जहाँ पे 3 से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाती है, वो होता है हमारा मैनीफोल्ड टेबल। अब देखो मैनीफोल्ड टेबल, देखो क्लास की बात कर लेते हैं। बॉयज, अब इसमें एक आता है हमारा वही रूरल, अर्बन, ठीक है। अब इसको भी हमने अलग और कैटेगरी में डिवाइड किया, रूरल को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक आ गया हमारा मैरिड, ये मतलब मैरिड, और आ गया हमारा अनमैरिड। तो अर्बन एरिया में भी मैरिड और हमारा आ गया अनमैरिड। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे गर्ल्स, वही रूरल और अर्बन। तो इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं हम, मैरिड और अनमैरिड, मैरिड और अनमैरिड।
और लास्ट में हम दे देंगे इन सब का टोटल। ठीक है, 3 आ गई, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, 3 से ज्यादा हो गई सॉरी। बॉयज गर्ल्स, रूरल अर्बन, मैरिड अनमैरिड, मैरिड अनमैरिड, मैरिड अनमैरिड, टोटल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्लास 10th तो नहीं लेते, हम एक काम करते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर ले लेते हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर में 5 मैरिड बॉयज हैं रूरल एरिया में और 55 अनमैरिड बॉयज हैं। ठीक है, अर्बन एरिया में 10 मैरिड बॉयज हैं और 90 अनमैरिड हैं। ठीक है, रूरल एरिया में 2 मैरिड गर्ल्स हैं और 8 अनमैरिड हैं। अर्बन एरिया में 5 हैं और अनमैरिड हैं 25। इन सबको जब आप टोटल करोगे 55 25, ये आपको बन जाएगा 200। बीकॉम सेकेंड ईयर की बात कर लेते हैं अब। चलो, सेकेंड ईयर में 5 मैरिड है, 15 अनमैरिड बॉयज है रूरल एरिया में। ठीक है, और यहाँ पे अर्बन एरिया में 15 मैरिड हैं और 35 हमारे अनमैरिड हैं बॉयज अर्बन एरिया में। गर्ल्स रूरल एरिया में 4 अनमैरिड हैं और 4 ही अनमैरिड हैं, और अर्बन एरिया में भी 4 मैरिड हैं लेकिन 18 अनमैरिड है। जब आप इनका टोटल करोगे आपको मिल जाएगा 100। अब चलते हैं बीकॉम थर्ड ईयर में। 5 मैरिड बॉयज है रूरल एरिया में, 10 अनमैरिड है। अर्बन एरिया में 15 मैरिड है, 30 अनमैरिड है। 2 मैरिड गर्ल्स हैं, 3 अनमैरिड है रूरल एरिया में। 5 मैरिड गर्ल्स हैं, 10 अनमैरिड है बीकॉम थर्ड ईयर में अर्बन एरिया में। तो टोटल करोगे आप इनका मिल जाएगा 80। जहाँ पे 3 से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं वो होती है हमारी मैनीफोल्ड टेबल। तो आई होप टेबल्स के बारे में समझ आ गया होगा। यहाँ पे कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, रूरल अर्बन टोटल, बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग बता दिया। यहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बॉयज और गर्ल्स के बारे में बता दिया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बता दिए। यहाँ पे सिंपल वाले में एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स, सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए थे और कुछ नहीं बताया था। ठीक है, तो ये तीनों काइंड्स ऑफ टेबल हमने पढ़ ली हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। डाटा को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं और टेबुलर प्रेजेंटेशन कैसी होती है उसकी। सबसे पहले आता है हमारा क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन, इसका क्या मतलब है कि जब भी हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं क्वालिटी के बेस पे, ठीक है, जो हमारा मेन रीजन होता है वो होता है क्वालिटी के बेस पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अनएम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं और फिर हम ये बताते हैं कि रूरल और अर्बन एरिया में मेल और फीमेल की क्या अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट पे हमने डाटा बनाया, क्वालिटी के बेसिस पे जब हम डाटा बनाते हैं तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में आता है। Qualitative classification occurs when data are classified on the basis of qualitative attributes. Qualitative attributes पे हम जब हम डाटा को क्लासीफाई करते हैं तब हम बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया एक टैबुलर फॉर्म में हम बता देते हैं। और लोकेशन भी बता देते हैं हम साथ के साथ, रूरल और अर्बन। तो मेल कितने हैं रूरल एरिया में, ये हम डाटा बता रहे हैं, किस बारे में बता रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इन पंजाब बाय सेक्स एंड लोकेशन परसेंट पे। रूरल एरिया में कितने मेल लोकेशन वाइज बता रहे हैं, पंजाब के रूरल एरिया में कितने परसेंटेज ऑफ मेल जो हैं वो अनएम्प्लॉयड है, 20। अर्बन एरिया में कितने हैं, 10। अब फीमेल की बात कर लेते हैं, रूरल एरिया में कितने परसेंटेज ऑफ फीमेल पंजाब में अनएम्प्लॉयड है, 30, और अर्बन एरिया में कितनी है, 20। टोटल कितने हो गए ये, 50, और ये हो गए हमारे 30। नेक्स्ट चलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। जब हम क्वांटिटी के बेस पे बताते हैं,
जब भी हम डाटा को क्वांटिटी के बेस पर डिस्क्राइब करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, तो वो होता है हमारा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन अकर्स व्हेन डाटा क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि अगर हम बता दें कि क्वांटिटी वाइज बता देते हैं कि मार्क्स, क्लास 12 के मार्क्स बता रहे हैं हम, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर XYZ स्कूल के मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर हम ये बताएं कि 20 to 30 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 3। फिर हम बताएं 30 to 40 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 7। फिर हम बताएं 40 to 50 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 12। 50 to 60 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 22। 60 to 70 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 32। तो जब हम ऐसे बताएं, क्वांटिटी के बेस पे बताएं कि इतने 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 मार्क्स कितने बच्चों के आए, क्वांटिटी बता रहे हैं। यहाँ पे मार्क्स की भी हम क्वांटिटी बता रहे हैं, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स की भी क्वांटिटी बता रहे हैं। जहां हम क्वांटिटी बताएं वो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होती है। टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा या फिर टैबुलर प्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं, जब टाइम के हिसाब से हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं। डाटा कैसे क्लासिफाई होता है, अकॉर्डिंग टू टाइम, एंड टाइम बिकम द क्लासिफाइंग वेरिएबल। जब हम टाइम के हिसाब से बनाएंगे डाटा को, जैसे कि देखो यहाँ पे हम बता रहे हैं डाटा में क्या दिखाएंगे हम अभी आपको, एनुअल सेल ऑफ सेलफोन्स की एनुअल सेल बताएंगे इन द सिटी दिल्ली की, कब से लेके कब तक की, 2015 से लेके 2019 तक की, ठीक है। ईयर बता देते हैं हम और सेल बता देते हैं, यूनिट्स में है। 2015 में कितनी थी, 50,000। 2016 में कितनी थी, 70,000। 2017 में कितनी थी, 90,000। 2018 में कितनी थी, 1 लाख। 2019 में कितनी है, 2 लाख। तो जब हमने डाटा को टाइम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया तो वो हमारा किसके अंदर आया, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में आया। नेक्स्ट आता है स्पेशियल क्लासिफिकेशन। अब ये इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है जब हम डाटा को लोकेशन वाइज, यहाँ पे क्या होता है, लोकेशन वाइज क्लासिफाई करेंगे। किसके हिसाब से वो करेंगे, क्लासिफाई लोकेशन के हिसाब से। जैसे हम यहाँ पे बता देते हैं, हम डाटा में अगर हम बताना चाहें कि इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं, इंडियन स्टूडेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड 2019 में इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं दूसरी कंट्रीज में, तो कंट्री और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम बताएं। अगर हम यूएसए की बात करें तो हम बोल देते हैं वहां पे 50,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं 2019 में। यूके की बात करें तो हम बोल देते हैं 15,000 है। जापान की बात करें तो हम बोल देते हैं 5,000 है। रशिया बोल दें तो हम बोल देंगे 2,000 है, ठीक है। तो जब हम कंट्री वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो स्पेशल क्लासिफिकेशन में आता है, ठीक है। चलो अब लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, मेरिट्स ऑफ टैबुलर प्रेजेंटेशन। टैबुलर प्रेजेंटेशन के फायदे क्या क्या होते हैं, मेरिट्स क्या क्या है इसके। सबसे पहले सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन होती है, बड़े से बड़े डाटा को भी बहुत इजी वे में हम समझ सकते हैं। टैबुलर प्रेजेंटेशन में इतनी सारी चीजों को हम बहुत इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बहुत सारा कंपैरिजन कर सकते हैं और बहुत इजीली अंडरस्टूड होती है हमारी सारी चीजें, ठीक है। तो टैबुलर प्रेजेंटेशन इज परहैप्स द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी भी डाटा को प्रेजेंट करने के लिए टैबुलर फॉर्म, ठीक है। डाटा देयरफॉर आर इजीली अंडरस्टूड, इससे डाटा बहुत इजीली अंडरस्टूड होता है। ऑल्सो लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इज प्रेजेंटेड इन अ वेरी ब्रीफ फॉर्म। बहुत बड़ा बड़ा डाटा भी बहुत ब्रीफली वहां पे प्रेजेंट किया जाता है। फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, हमने अभी जब हमने इतने सारे टेबल बनाए, हमने कितनी सारी चीजें कंपेयर करी, बॉयज गर्ल्स, एक पर्टिकुलर रूरल एरिया के, अर्बन एरिया के, मैरिड बॉयज, मैरिड गर्ल्स, अनमैरिड बॉयज, अनमैरिड गर्ल्स, ये सारी चीजें हमने कंपैरिजन करी। तो टैबुलर प्रेजेंटेशन से कंपैरिजन करना बहुत इजी हो जाता है।
इजी एनालिसिस, आप कितनी इजीली एनालाइज कर सकते हो रूरल और अर्बन एरियाज के मैरिड अनमैरिड बॉयज को आप कितने इजीली एनालाइज कर पाए जब हमने डाटा बनाया। तो जो भी हम कंपैरिजन करते हैं बहुत इजीली हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, हाँ इजीली एनालाइज कर सकते हैं, उनके बीच में हम कोरिलेशन बना सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, हर चीज को हम समझ सकते हैं क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट किया जाता है। हाईलाइट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा, और जब भी हम डाटा बनाते हैं तो उसका जो मेन पॉइंट होता है ना हम उसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, डार्क कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, जिससे कि हमें उस पर्टिकुलर फैक्ट को याद करने में बहुत इजी हो जाती है। तो जो भी हमारा स्टैटिस्टिकल फैक्ट है जिसको हमने हाईलाइट किया है वो इट मींस वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको याद करने में हमको इजी हो जाता है कि हमें इस पर ज्यादा ध्यान रखना है। इकोनॉमिकल, इसको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है और ना ही ज्यादा स्पेस लगता है, तो ये बहुत इकोनॉमिकल होता है इस टाइप के प्रेजेंटेशन को बनाना। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। चैप्टर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।